नमस्कार। फलस्तीन इजराइल युद्ध या बल्कि ऐसे कहें कि इजराइल का फलस्तीन पर जो हमला है वो लगातार जारी है। लगातार तस्वीरें आ रही हैं जिसमें हम फलस्तीन के टूटे हुए घर देख सकते हैं। बच्चों की संख्या, मरने वालों में बच्चों की संख्या, औरतों की संख्या बढ़ती जा रही है। पूरे के पूरे परिवार, पूरे के पूरे खानदान तबाह कर दिए गए हैं। हालत यह है कि टनल में भी हमला हो रहा है, हॉस्पिटल पर भी हमला हो रहा है, रिफ्यूजी कैंप्स पर भी हमला हो रहा है, वेस्ट बैंक में भी हमला हुआ है। इजराइल ने जैसे यह तय कर लिया है कि गजा पट्टी को वो तबाह कर देगा। इन हमलों के बीच इंटरनेशनल तमाशे भी सुनाई देते हैं बीच बीच में। यूएन का किस्सा मैंने आपको बताया ही था कि युद्ध विराम के लिए एक प्रस्ताव पेश किया गया और हमारी भारत सरकार जो है उस प्रस्ताव से बाहर रही। युद्ध विराम का समर्थन करने में पता नहीं क्या डर लगा उनको, और वह युद्ध विराम का प्रस्ताव पास भी हो गया। लेकिन एक बार फिर से तय हो गया कि यूएन, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसा हथियार है जिसमें अब कोई धार नहीं बची। पूर्ण बहुमत से प्रस्ताव पास हो गया कि भाई आप युद्ध विराम कीजिए, मानवीय पहलुओं को ध्यान में रख के युद्ध विराम कीजिए। लेकिन इजराइल ने उसको अंगूठा दिखा दिया, कोई युद्ध विराम नहीं किया। यहां मैं एक बात आपको बता दूं तो आपको आश्चर्य होगा कि इजराइल दरअसल यूएन की पैदाइश है। यूनाइटेड नेशंस ने ही 1947 में पूरे के पूरे जो फलस्तीन का क्षेत्र है, एरिया है, उसको 45 और 55% में बांटा था। 45% को फलस्तीन को दिया था और 55% इजराइल को दिया था, और इस तरह से इजराइल नाम के एक देश की पैदाइश हुई थी। लोग बड़ा इतिहास करते हैं कि 2000 साल पहले, 3000 साल पहले वहां पे इजराइल था। ईश्वर ने वादा किया था इजराइल से, वो गॉड का प्रॉमिस्ड लैंड है। भैया, आपके जो गॉड हैं, यहूदियों के जो गॉड हैं, उसको मुसलमान नहीं मानते, मुसलमानों के जो गॉड हैं उसको हिंदू नहीं मानते। कल को कोई आके कह देगा कि हिंदुस्तान को प्रॉमिस किया गया था फला किताब में, तो क्या हम हिंदुस्तान खाली करके चले जाएंगे? सवाल तो यह है कि जब इजरायली वहां पर आए तो वहां कौन था? अगर इतिहास में जाएंगे कब कौन कहां रहता, तो पहली बात तो यह कि इजरायली जब भी वहां से गए थे, यहूदी जब भी गए थे, तो किसी मुसलमान ने उनको नहीं भगाया था, और न ही जब उनको जर्मनी से भगाया गया था तब किसी मुसलमान ने भगाया था। फिर फलस्तीनियों से बदला क्यों ले रहे हैं, यह तो एक अलग सवाल बनता है। लेकिन सवालों को कौन पूछता है? हमले चल रहे हैं, लगातार लोग मर रहे हैं। बीच में खबर आई है कि यमन का जो हाउथी संगठन है, पिछले वीडियो में हाउथी के लिए मैंने लेबनान का कह दिया था, और जबान पे चढ़ जाता है तो फिर चलता चला जाता है, उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। यमन का जो संगठन है हाउथी, उसने इजराइल के ऊपर हमले किए हैं। हिजबुल्लाह के भी थोड़े बहुत हमलों की खबर आई थी, कुछ खास नहीं। हमास ने भी कुछ हमले किए हैं। लेकिन जब अमेरिका पीछे हो, जब लाखों करोड़ों रुपए पास में हो, डॉलर हो, तो ये संगठन कितना मुकाबला कर पाएंगे? अमेरिका ने अपने बेड़े वहां लगा दिए हैं। जिस दिन इजराइल को कोई खतरा होगा उस दिन अमेरिका अपने बेड़ों को आदेश देगा और तबाही मचा देगा, और अमेरिका पूरी तरह से इस तबाही में साझीदार है। कल हैलोविन, यूरोप में इस तरह का त्यौहार मनाया जाता है, अमेरिका में इस तरह का त्यौहार मनाया जाता है, बड़ा खूंखार खूंखार बन के बच्चे निकलते हैं। तो कल जो अमेरिका का राष्ट्रपति है जो बाइडेन, वो हेलोविन की बधाई दे रहा, तो मैंने लिखा था कि जितना खून किसी हेलोविन के हाथ पे हो सकता है, उससे ज्यादा खून तुम्हारे हाथ पे है। तुम गजा के बच्चों के हत्यारे हो, तुमको कोई हेलोविन मनाने की जरूरत नहीं है, तुम खुद ही हेलोविन हो। और यह सिर्फ उसके लिए सही नहीं है, यह ऋषि सुनक के लिए भी सही है, यह हर उस देश के लिए सही है जो इजराइल का साथ दे रहा है बच्चों की इस हत्या में। लेकिन असल बात तो है अरब देशों की। जिस तरह के बयानात आए, जिस तरह के जुलूस निकले, जिस तरह की सारी बातें हुई, सबको लगा था कि शायद अरब देश इस बार फलस्तीन के साथ खड़े होंगे। वैसे ये उन्हीं को लग सकता है जो फलस्तीन के इतिहास से बिल्कुल गैर वाकिफ हैं, जिन्होंने फलस्तीन का माजी पढ़ा है, जिन्होंने 1947 से लेकर अभी तक फलस्तीन में नकबा, अल नकबा और ये सारी चीजों का इतिहास पढ़ा है। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि भले दो युद्ध हुए जिनको अरब इजराइल युद्ध कहा जाता है, लेकिन उसमें जो इंपॉर्टेंट अरब देश थे उनकी भूमिका कभी भी ऐसी नहीं रही कि फलस्तीन के लोगों को न्याय दिलाया जा सके। आप जानते हैं पीएलओ का हेडक्वार्टर जॉर्डन में था, कौन सी स्थितियां थी जिसके चलते जॉर्डन से उसको अपना जो
हेडक्वार्टर था उसको लेबनान ले जाना पड़ा। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अमेरिका के साथ सऊदी अरबिया से लेकर तमाम सारे देशों ने किस तरह से समझौते किए। कतर तो खैर अमेरिका का सबसे करीबी और इजराइल का भी करीबी है ही। तो अरब देशों से जो उम्मीद जग रही थी, उस उम्मीद पर अब पूरी तरह से पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सऊदी अरब के जो रक्षा मंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो अमेरिका में हैं और अमेरिका उनसे कह रहा है कि अपने दुश्मनों से निपटने के लिए तुम्हें जो कुछ सहायता चाहिए वो सारी सहायता हम देंगे। इधर जॉर्डन और तुर्की ने भी अपने लिए हथियार मांगे हैं अमेरिका से और अमेरिका उनको भी दे देगा। और जब अमेरिका से हथियार लेंगे तो अमेरिका के नापाक मंसूबों के खिलाफ वो हथियार तो इस्तेमाल नहीं ही होंगे। किसके खिलाफ होंगे ये समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। सऊदी अरब पैसे वाला देश है, हमेशा अमेरिका के साथ रहा है और बयानात जैसे भी आए हों, लेकिन इस बार भी वो फलस्तीन के लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ेगा, ऐसा फिलहाल कहीं दिखाई नहीं देता है। यूएई को ले लीजिए, यूएई में फुटबॉल विश्व कप होना है। यूएई तो मेंबर है इस समय सिक्योरिटी काउंसिल का, इंपॉर्टेंट आवाज है, लेकिन आप सब जानते हैं कि यूएई बेसिकली बिजनेस का स्थान है। बिजनेस में उसका इंटरेस्ट है। फलस्तीन के मामलों में कभी कोई बहुत रुचि दिखाई हो ऐसा नजर नहीं आता है और इस बार भी कोई लाइन क्रॉस करे ऐसा कम से कम लगता नहीं है। कतर जैसे देश के बारे में तो बात ही क्या करनी है, वो तो हमेशा से अमेरिका का दोस्त रहा है। ईरान बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। हिजबुल्लाह के कुछ आक्रमणों की भी बात हमने सुनी, लेकिन बातों से आगे बढ़ता तो फिलहाल ईरान भी नहीं दिख रहा है। हालांकि अमेरिका जिस तरह से ईरान में और सीरिया में सत्ता परिवर्तन करना चाहता है, अमेरिका जिस तरह से ईरान की सत्ता को बेदखल करना चाहता है, उसमें फलस्तीन को एक स्टेक की तरह ईरान जरूर इस्तेमाल कर सकता है। कितना करेगा, कहां तक करेगा, कहां जाएगा, देखने वाली बात होगी। लेकिन फलस्तीनियों की कोई सीधी मदद होगी ऐसा लगता नहीं है। हद से हद कुछ खाना भेज दिया, कुछ पैसा भेज दिया, बाकी सारा कुछ। और इजराइल इस बार बजिद नजर आ रहा है कि गजा को कैसे भी खाली करा लिया जाए। प्लान बहुत क्लियर है। एक तो पूरे गजा पे कब्जा हो जाएगा और दूसरा सब जानते हैं कि गजा के नीचे तेल और गैस का जबरदस्त भंडार है, उस सब पर कब्जा हो जाएगा। अगर इजराइल ऐसा करने में कामयाब होता है तो उस सब पर कब्जा हो जाएगा इजराइल का। और उसके बाद कहते हैं ना कि दोनों हाथ घी में और सिर कढ़ाई में, और इजराइल का फायदा होगा तो जाहिर तौर पे अमेरिका का भी फायदा होगा। इजराइल अमेरिका का पार्टनर है, अंग्रेजी में कहें तो पार्टनर इन क्राइम है। तो जो फायदा होगा, जैसे पहले जंग हुआ करती थी तो जब दो लोग मिलकर, दो बादशाह मिलकर किसी एक तीसरे के ऊपर हमला करते थे तो लूट में सबका हिस्सा होता था। तो गजा अगर बर्बाद होगा, तबाह होगा, अगर गजा से फलस्तीनियों को बाहर कर दिया जाएगा, और इसकी प्लानिंग चल रही है, मैं बता रहा हूं आपको, इसकी प्लानिंग चल रही है। ऐसी रिपोर्ट आई है कि इजराइल ने इजिप्ट से, मिस्र से कहा है कि जो लोग गजा में रहते हैं उनको वो सिनाई में बसा ले, और यह ऑफर दिया है कि अगर वो सिनाई में बसा लेता है तो जो उसका लोन है, आईएमएफ का जो लोन है, मुद्रा कोष का जो लोन है, वो पूरा का पूरा लोन वो चुका देगा। यानी इजराइल ने मिस्र से कहा है कि गजा से लोगों को हम बाहर निकाल रहे हैं और ये जो रिफ्यूजी बनेंगे इनको आप सिनाई में बसा लो, और सिनाई में बसाने के बदले आपका आईएमएफ का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो लोन है वो सारा का सारा लोन हम चुका देंगे। एंड्रोजन बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे इधर कुछ दिनों से, एंड्रोजन की कोई ऐसी बात सुनाई नहीं दे रही है। हो सकता है कल को यह हो कि एंड्रोजन फिर अंदाज में नेशनल टीवी पर आए, समर्थन जाहिर करें कि मैं फलस्तीनियों के साथ हूं, सिनाई में उनको बसाने की बात करें, और जब ऐसा हो तो याद रखिएगा कि यह कोई एहसान नहीं है, यह एक सौदेबाजी है इजराइल के साथ। बजाय इसके कि गजा में फलस्तीनियों को रहने के लिए लड़ाई लड़ते, बजाय इसके कि इजराइल और अमेरिका के ऊपर दबाव बनाते कि आप गजा से फलस्तीनियों को मत निकालिए, ऐसा लगता है कि एंड्रोजन कोई समझौता करने वाले हैं कि ठीक है फलस्तीनियों को भेज दो, पड़े रहेंगे सिनाई में, बिजली मिले ना मिले, पानी मिले ना मिले, नागरिकता मिले ना मिले, सड़क मिले ना मिले, शिक्षा मिले ना मिले, पड़े रहेंगे वहां पर शरणार्थी की तरह, रिफ्यूजी की तरह। जिस दिन मन में आएगा उनको मार के बाहर निकाल दिया जाएगा और बदले में आईएमएफ का हमारा सारा लोन चुका दो।
बाकी बातें, बहुत सारी बातें और करनी है, मैं करूंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। ये कमर्शियल ब्रेक है। अब्बास एक यूट्यूबर हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग विषयों पर यूट्यूब बनाते हैं वो, तो उनको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, उनके वीडियोस देख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, उनसे जुड़िए। हिंदुइज्म की किताब, उसमें ऐसा कहा गया है, में आकर कहते हैं कि मोदी जी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के नेता हैं। आप ज्यादा परिवार बढ़ाओगे तो रहने के लिए थोड़ा ज्यादा रूम की भी जरूरत पड़ेगी। जब एक ग्रेट फ्लड आता है तब एक मछली राजा मनु से कहती है कि मुझे आप बचा लो। तो मैं आपको बता रहा था कि एंड्रोजन, मिस्र के एंड्रोजन जो हैं वो सीधे सीधे इजराइल से समझौता कर सकते हैं। उधर कतर किसी हाल में आगे नहीं आने वाला है। सऊदी अरेबिया, जॉर्डन जैसे देश अमेरिका से हथियार की मांग कर रहे हैं और यूएई जैसा देश बहुत कदम फूंक फूंक के रख रहा है। उसके लिए अपना बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए यूरोप और अमेरिका से अच्छे रिश्ते जरूरी हैं। तो कोई बड़ा कदम उठाता हुआ आपको फिलहाल कोई भी इंपॉर्टेंट अरब देश दिख नहीं रहा है। मतलब फलस्तीनियों को फिर एक बार उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। नोम चॉम्स्की बड़े विद्वान हैं अमेरिका के, उन्होंने कहा था कि फलस्तीनियों के पक्ष में बातें कोई कितनी भी कर ले, फलस्तीनियों की मदद कोई नहीं करेगा, क्योंकि फलस्तीनियों के पास संसाधन नहीं है। भले हक के साथ खड़े हों, हक बात कर रहे हों फलस्तीनी, भले अपना हक मांग रहे हों, भले सच की बात कर रहे हों, लेकिन फलस्तीनियों के पास पैसा नहीं है कि वो हथियार का पैसा उनको दे सकें। उनके पास अपने ही संसाधनों पर कोई अधिकार नहीं है। इजराइल ने सारा कब्जा किया हुआ है, इसलिए जो फलस्तीनी हैं वो फिलहाल किसी के काम नहीं आ सकते हैं और इसलिए उन्हें अकेला छोड़ दिया जाता है। यहां से एक बात सीखने की बहुत जरूरत है। एकता वगैरह की बहुत बात होती है, इस्लाम में भी उम्मत की बात होती है, लेकिन ये सब जो बातें हैं, यकीन जानिए मेरी बात कुछ दोस्तों को बुरा लग सकती है, लेकिन ये सब जो बातें हैं, वो जो शहंशाह हैं, जो आमिर हैं, जो पैसे वाले हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके काम तो आ जाती है, गरीब के काम नहीं आती। जब गरीब आदमी मुश्किल में पड़ता है तो कोई साथ नहीं देता, क्योंकि वो किसी के काम का नहीं होता है। इसलिए एक बात तो बहुत खास तौर पे और बहुत कायदे से आप समझ लीजिए कि भले आपको लगता हो कि दुनिया में जब कुछ होगा तो बाकी लोग आपकी मदद करेंगे, ऐसा होगा नहीं। कश्मीर का एग्जाम्पल हमारे सामने है। कश्मीरी पंडितों के साथ जब जो कुछ हुआ, कश्मीरी पंडितों को ऐसा लगता था कि सारे हिंदुस्तान के हिंदू उनके साथ खड़े हो जाएंगे, लेकिन उनको अपनी जमीन छोड़नी पड़ी, अपना घर छोड़ना पड़ा, दरबदर हो गए, रिफ्यूजी बन गए। कोई उस जमाने में मदद करने नहीं आया। आज कोई कितना भी बयान दे, कितनी भी बातें करे, उस जमाने में किसी ने कोई मदद नहीं की। और कश्मीर के मुसलमान ये सोचते थे कि हमारे साथ अगर हिंदुस्तानी फौजों ने कुछ किया तो दुनिया भर के मुसलमान हमारे साथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन जब भारतीय फौजें वहां पहुंची, जो कुछ भी उन्होंने किया, कोई हल्ला कितना भी मचा ले, कोई भी मुल्क, कोई भी कंट्री, कहीं से भी किसी ने भी उनको बचाने के लिए या उनकी मदद करने के लिए कोई पहल नहीं की। वही आज फलस्तीनियों के साथ हो रहा है, वही बलूचियों के साथ हो रहा है। पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में जो पाकिस्तान कर रहा है, कोई नहीं आ रहा बलूचिस्तान के लोगों की मदद करने के लिए, कोई उनकी नहीं सुनने वाला, क्योंकि बलूचिस्तान से किसी को कोई फायदा नहीं है। तो एक बात समझ लीजिए कि बातें कितनी भी हों इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन ये जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, इसमें इंटरनेशनल सिर्फ बिजनेस है। जिससे बिजनेस में फायदा है, जिससे हथियार मिल सकते हो, जिससे पैसे मिल सकते हो, जिससे मार्केट मिल सकती हो, सब फाइनली जाकर उसी के साथ खड़े होते हैं। इसीलिए कुछ भी हो जाए, सब जाके अमेरिका के साथ खड़े हैं, नंबर 1। और नंबर 2 कि आपके कोई साथ आएगा तो सिर्फ आपका पड़ोसी आएगा, आपका हमवतन आएगा। कश्मीर की ही बात से करूं कि जब कश्मीरी पंडित थे वहां पर, तो जब उनके ऊपर खतरे आए तो उनको बचाने वाले उनके हमसाया थे, उनके पड़ोसी थे, जिन्होंने उनको सही समय पर खबर दी, उनकी जान बचाई। आज भी उन हमसायों से कश्मीरी पंडितों के रिश्ते वैसे हैं जैसे आप लोग नहीं समझ सकते, भाई बंधु वाले हैं, आज भी वो मिलते हैं। यही फलस्तीन के लिए सच है। इजराइल में रहते हुए
ढेरों यहूदी उनके लिए आवाज उठा रहे हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, लेकिन इजराइल के टेक्निकल कई सारे जो बड़े बिजनेस वाले हैं, उन्होंने नेतन्याहू का इस्तीफा मांगा है। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि इजराइल के जो राब्बी हैं, राब्बी मतलब यहूदियों के धर्मगुरु, उनका संगठन लगातार नेतन्याहू की मुखालिफत कह रहा है कि जो ज़ायोनिज्म है, हम इसका समर्थन नहीं करते हैं, यहूदी इसका समर्थन नहीं करते हैं। लंदन में जब बड़ा जुलूस निकला फलस्तीन के समर्थन में, तो उसमें वहां के यहूदी भी शामिल थे और वो भी कह रहे थे कि जो कुछ वहां पे हो रहा है वो गलत हो रहा है। जिन नोम चॉम्स्की की मैंने बात की, वो खुद यहूदी हैं और उन्होंने फलस्तीन के समर्थन में बार बार आवाज उठाई है। एक वीडियो आपको मैं छोटा सा दिखाता हूं। एक इजरायली लड़की है जो बाकायदा एक जायनिस्ट परिवार में पैदा हुई है, जिसको बचपन से जायनिस्ट ट्रेनिंग मिली है, लेकिन जब उसने खुद पढ़ा, चीजों को देखा, तो आज वो नेतन्याहू और उसकी हरकतों के खिलाफ खड़ी है। I have studied and researched this. I have bona fides and I will share them. First of all, I'm a Jewish woman. I was raised by a Zionist family. My grandfather was a Holocaust survivor. My family talks about our spirit of resistance and resilience constantly. Desiring goodness from the nation of Israel is in my blood, and still I can see that this Zionist state is vicious, violent, and evil. ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। इलान पेपे इजराइल के बड़े इतिहासकार हैं, और अगर इजराइल ने फलस्तीन के साथ जो अन्याय किया है उसको समझना है, तो इलान पेपे की किताबों से बेहतर किताब आपको मिलेगी नहीं। नंगा करके रख दिया है उन्होंने इजराइल की साजिशों को। ये वो पड़ोसी हैं जो आपका दर्द जानते हैं, जिनका कोई लालच नहीं है और आपके साथ खड़े होते हैं। मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं है कि हिंदुस्तान में जब मुसलमानों की लिंचिंग होती है, तो सबसे पहले जो आवाज उठाते हैं वो ऐसे लिबरल हिंदू लोग होते हैं जो किसी भी तरह के अन्याय के खिलाफ होते हैं, और यही उल्टा भी सच है। तो कहना मैं ये चाह रहा था कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पूरी तरह से इंटरनेशनल बिजनेस में बदल चुकी है। अरब 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 बात बहुत होती है, लेकिन ये अरब देश आपस में ही एक दूसरे को तबाह करने में लगे हुए हैं। ये अमेरिका से लगातार जुड़े हुए हैं, अमेरिका की मदद कर रहे हैं, अमेरिका से मदद ले रहे हैं। जनता के दबाव के चलते बयानात भले आ जाएं, लेकिन फलस्तीन के साथ खड़ा होता हुआ कोई नहीं दिख रहा है। आगे क्या होगा हम नहीं जानते। इजराइल अपने नापाक मंसूबों में कामयाब होगा कि नहीं होगा हम नहीं जानते। अपनी जमीन छोड़कर गजा के लोगों को जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा हम नहीं जानते। लेकिन हम जानते हैं कि जब आज मैं यहां पर यह बात कर रहा हूं, तो 8,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिसमें बड़ी संख्या बच्चों की है, औरतों की संख्या है। और यह युद्ध नहीं है, यह जेनोसाइड है, यह नरसंहार है, यह अल नकबा है। फलस्तीन को हमेशा हमेशा के लिए दुनिया के नक्शे से मिटा देने के लिए यह लालच और नफरत से पैदा हुआ एक ऐसा कदम है जो इतिहास में हमेशा काले अक्षरों में लिखा जाएगा, जिसको हमेशा कहा जाएगा कि अमेरिका, इंग्लैंड और इन देशों ने मिलकर वो तबाही की जो तबाही शायद हिटलर भी नहीं कर पाया था। ये लोग हमारे समय में हिटलर से भी ज़्यादा खतरनाक लोग हैं, और जो इजराइल के साथ खड़े हैं, यकीन जानिए कि इजराइल कल उनके लिए भी सांप साबित होगा। आज नहीं कल अमेरिका भी इजराइल से परेशान होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप सांप पालेंगे तो वो सांप कल को आपको भी काट सकता है। मुझे लगा कि ये बातें जरूरी हैं आपके साथ शेयर करना, खास तौर से ये बात कि प्लीज अगर किसी संकट में आइए तो सीमा के उस तरफ मत देखिए। अगर संकट में आइए तो ये मत सोचिए कि कोई अमेरिका से आके, कोई इंग्लैंड से आके, कोई पाकिस्तान से आके, कोई अरब से आके आपको बचाएगा, आपके साथ खड़ा होगा आपका पड़ोसी। इसलिए रिश्ता बनाइए, पड़ोसियों के साथ जुड़िए, आपस में एक दूसरे से मिलिए, दुख दर्द बांटिए, शिकायतें बांटिए, और हाथ में हाथ जोड़कर जमीन पर पांव जमाकर खड़े रहिए। याद रखिए इस बात को कि यही आपकी जमीन है। अगर कभी जलजला आया, अगर कभी भूकंप आया, तो आपके पड़ोसी ही एक दूसरे के काम आएंगे, कोई बाहर से आकर आपके काम आने वाला नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। आगे मैं बात करता रहूंगा।
इजराइल और फ़लस्तीन के बारे में जैसे जैसे अपडेट्स मिलेंगी, पहले भी हमने काफ़ी वीडियो किए हैं और आगे भी जैसे जैसे अपडेट्स मिलेंगी हम लगातार बात करते रहेंगे। आपसे वही अपील जो ज़रूरी अपील होती है कि हमसे जुड़िए, हमें ताकत दीजिए। जैसे भी जुड़ सकते हैं, हमारे वीडियो शेयर करके, सब्सक्राइब करके, मेंबरशिप लेके, सुपर थैंक्स देके, जो भी आपको मुफीद लगता हो हमसे जुड़िए। आप जुड़ेंगे तो हमें वो ताकत मिलेगी कि हम दुनिया की आंख से आंख मिलाकर, तानाशाह की आंख से आंख मिलाकर सच कह सकेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।